दिल्ली में लाल किले के पास हुए हादसे के बाद ब्रिगेडियर प्रताप की ये लाइनें बहुत पॉपुलर हो रही है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। देश के पैसे पे ये पढ़ते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं, यही का खाना खाते हैं, सारी सुख सुविधा उठाते हैं, उसके बाद इसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। इस मुल्क ने तुम्हें प्यार और इज्जत दी, रुतबा दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? हैवानियत का माहौल, खून खराबा। जब हम पुलवामा 26/11 जैसे आतंकी हमलों को भूलना चाहते हैं, तब ये एक्सट्रीमिस्ट मानसिकता के लोग दोबारा ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, पुराने घाव को फिर से हरा कर देते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है वो किसने किया है? दूसरे देश से आए व्यक्ति ने तो किया नहीं है। वो अलग बात है कि दूसरे देश से आए आतंकी को भी भारत के कुछ लोग आरएसएस का आदमी प्रूव करने में कमी नहीं छोड़ते हैं। 26/11 को आरएसएस की साजिश प्रूव करने में कांग्रेस ने कहाँ कमी छोड़ी थी? उन्होंने तो उल्टा बुक लॉन्च कर दी थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। कोई सेंस बात नहीं। लेकिन अब तो नाम भी सामने आ गए हैं। जो I-20 में ब्लास्ट हुआ था, जो दिल्ली के लाल किले के पास I-20 गाड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो जिस आतंकी ने किया था उसका नाम है उमर। क्या? नहीं, मैं आतंकवादियों किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है, धर्म से तब जुड़ता जब आतंकी का नाम उमर ना होकर अमर होता। 2 मिनट में वामपंथी लग जाते भगवा आतंकवाद। किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तुझे अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं अब्दुल। ध्रुव राठी भाई तो इतना ज्यादा आतंकी प्यार में पागल है कि उसने इस आतंकी की थंबनेल पर फोटो भी नहीं लगाई। चलो इस बात पर फिर भी हम इनको लिबर्टी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन ध्रुव राठी राइट विंग पेजेस के ट्वीट्स और कमेंट्स को बिना उनके नाम को हाइड करके शेयर करता है। देखो इस नाम का व्यक्ति क्या क्या गंदे गंदे नफरत फैलाने वाले ट्वीट करता है, लेकिन लेफ्ट वालों की बेवकूफी दिखाते वक्त ध्रुव राठी जी उनका यूजर नेम ही हाइड कर देते हैं, उनका नाम ही हाइड कर देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ध्रुव राठी की मैंने वीडियो देखी, अच्छी थी, लेकिन उस वीडियो में दिल्ली में क्या हुआ ये बताने के बजाय इस बात पर फोकस किया गया था कि देखो हमला करने वाले की आइडेंटिटी पर मत जाओ, देखो नफरत मत फैलाओ। कुछ लोग ब्रिगेडियर प्रताप की फोटो लगाकर, उसकी वीडियो लगाकर लोगों के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। वही पुलवामा, पहलगाम, हर बार की यही स्क्रिप्ट है इनकी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी पहले जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, आज भी धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब कभी नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। खैर, वहम तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय राउत को भी है कि एजुकेशन से आतंकवाद रुक जाएगा। इन आतंकियों के घर पे तो बेचारों की रोटी नहीं थी। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। क्या बात करता है यार? देख लो, इनको लगता है आतंकी के पास रोटी नहीं है, लेकिन RDX और AK-47 बराबर है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अगर किसी को वहम है कि नहीं उमर जिसने I-20 गाड़ी में ब्लास्ट किया है उसका तो बेचारे का ब्रेन वॉश हो गया था, अनपढ़ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, काश वो पढ़ा होता। अरे रुको भाई, ठहरो जरा। उमर सिर्फ उमर नहीं था, उमर डॉक्टर उमर था। और डॉक्टर बनने के बाद भी अगर उमर के पास रोटी नहीं थी तो भाई इंजीनियरिंग ही कर लेता। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अगर डॉक्टर बनने के बाद ही उसे आतंकी अटैक ही करना था तो इससे ज्यादा पढ़ाई उसे क्या ही सुधार देती। सही बात है। नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफ कहती है कि आप गन से, बंदूक से आतंकी को मार दोगे, लेकिन एजुकेशन से आतंकवाद को मार सकते हो। मैं कहता हूँ सही है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। मैं कहता हूँ ये भी सही है, लेकिन मैं इसमें अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको सही लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट में राइट कमेंट कर देना। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन एक साधारण आदमी को, एक साधारण एटमॉस्फेयर वाले आदमी को कभी कट्टर नहीं बनने देती है, लेकिन अगर किसी कट्टर व्यक्ति को, एक कट्टर एटमॉस्फेयर में रहने वाले व्यक्ति को एजुकेशन मिल जाए तो वो और 10 गुना कट्टर होता है, और एजुकेशन को हथियार बनाकर अपनी कट्टरता फैलाता है, वो और ज्यादा विध्वंसकारी हो जाता है। तो जिस आदमी को मचानी ही तबाही है, उसे अगर आइंस्टाइन आकर भी E=mc² पढ़ा देना तो भी वो समाज की MCBC ही करेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाल ही में जो अटैक हुए हैं, जो RDX, राइसिन वगैरह पकड़े गए हैं, उनके नाम क्या है? डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल जिसके घर AK-47 मिली है, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोइनुद्दीन जो राइसिन नाम का जहर महाप्रसाद में डालकर बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारना चाहता था, लोगों को मारना चाहता था, और डॉक्टर उमर जिसने I-20 में ब्लास्ट किया था, लाल किले के पास जिसने ब्लास्ट किया था। सभी डॉक्टर है, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग इन्होंने लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को मारने के लिए किया है। अरे साला,
का अलग फ्रॉड चल रहा है। ये होता है जब कट्टर व्यक्ति के हाथ में एजुकेशन नाम का हथियार आ जाता है। पूरे डॉक्टर समाज की, पूरे डॉक्टर नाम की ऐसी तैसी कर दी। पूरे नाम की माँ। दोस्तों इस वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिएगा, गुड, वेरी गुड, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन एक कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ। और फिर देश के लोग, और वो भी डॉक्टर, तो इन पे कोई क्या ही शक करेगा। जब ऐसे लोग दिन रात हमारे देश को बर्बाद करने में लगे ही रहेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस अपने ही देश के लोगों से, अपने ही देश के लोगों को कब तक बचा लेगी। हमारी इंटेलिजेंस न जाने हमें कितने कितने हमलों से रोज बचाती है। और दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी हिंट, इसका इंटेल भी उनके पास था। इसीलिए पिछले 2 दिन से लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही थी। जगह जगह पर RDX मिले थे, बंदूकें मिली थी, राइसेन जहर मिला था। फरीदाबाद में तो 2900 किलो RDX पकड़ा गया था। ब्लास्ट वाले दिन रेड फोर्ट के आसपास भी सिक्योरिटी टाइट थी। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि आज न जाने क्यों रेड फोर्ट पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और लगातार अंदर सर्च चल रही है। और शायद प्लान भी आतंकियों का यही था कि लाल किले के पास हमला करेंगे, बड़ा करेंगे, भारत के दिल पर हमला करेंगे, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उस लाल किले पर हमला करेंगे, जहां भारत का ध्वज फहराया जाता है उस पर हमला करेंगे। और मैं मानता हूं क्योंकि वहां पर हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तैयार थी, शायद इसलिए हम एक बहुत बड़े ब्लास्ट से बचे हैं। ये ब्लास्ट मुझे लगता है कि जल्दबाजी में सिर्फ एक गाड़ी में हुआ है। और सोचो अगर हमारी इंटेलिजेंस उस 2900 kg RDX को नहीं पकड़ती तो कितना बड़ा ब्लास्ट होता। बहुत से लोग इस दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए हैं, करीब 13 लोग मारे गए हैं और काफी लोग इंजर्ड है। उन इंजर्ड लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। लेकिन इस दुख के माहौल में सोशल मीडिया पर लोग एम्पैथी दिखाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने अटैक कराया है, कुछ कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी वाले प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने बम ब्लास्ट करवा लिया। थोड़े दिन में ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये ब्लास्ट तो मनोज वाजपेयी ने कराया है ताकि वो अपने आने वाले फैमिली मैन के सीजन की मार्केटिंग अच्छी से कर पाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ कह रहे हैं कि जब जब चुनाव होते हैं अटैक हो जाता है। बिहार चुनाव से पहले अटैक हो गया। बिल्कुल, मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए तो ये अटैक करवाया होगा। चुनाव से 2-4 दिन पहले नहीं, बल्कि वोट डालने के आखिरी दिन से 1 दिन पहले की रात को ब्लास्ट करवाया है, ताकि 6 से 10 के बीच में सारे लोग जाकर RJD और कांग्रेस को वोट दे दे। और सिर्फ 11 तारीख को, जिस दिन बम ब्लास्ट की सबके पास खबर पहुंच जाएगी, बस उसी दिन सिंपैथी में लोग बीजेपी को वोट दे दे। अरे RJD कांग्रेस को भी तो वोट करने चाहिए। सबका साथ सबका विकास। मुझे तो उन पर हंसी आती है जो कह रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, उस प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने बम ब्लास्ट कराया है। अरे तुम्हें कुछ अकल है क्या? इससे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट। उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इंडिया पे था, सब इंडिया की न्यूज कवर कर रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन में ये कहेंगे कि कोविड भी मोदी ही लाया था ताकि CAA NRC वाला प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। क्या यार, क्या बुद्धि है तुम्हारी। भारत के लोगों का ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, कुणाल कामरा जैसे लोगों ने इतना भयंकर ब्रेन वॉश किया है ना कि वो सामने दिख रहे सच को भी अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अरे भाई, वो आतंकवादी 2 साल से ये ब्लास्ट करने में लगा हुआ था। वो चीख चीख कर कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ, लेकिन नहीं, हम तो इस हमले का क्रेडिट भी मोदी को देंगे। ये सब मोदी ने कराया है। वो उम्र तो बेचारा गरीब आतंकवादी है। That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid? मैं कह रहा हूँ ये भारत नहीं हो सकता है कि अडानी चोर है, अंबानी चोर है, ये क्रिमिनल है, लेकिन शर्जील इमाम इनके हिसाब से स्टूडेंट है, उमर खालिद इनके हिसाब से स्टूडेंट है, बुरहान वानी इनके हिसाब से मैथ्स के टीचर का बेटा है, और यासीन मलिक इनके हिसाब से फ्रीडम फाइटर है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। रवीश भाई साहब तो यासीन मलिक जैसे गुंडे को, टेररिस्ट को यासीन साहब भी बोलते थे। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब, वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारी गुलामी वाली मानसिकता आज तक नहीं गई है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जैसी खोखली विचारधारा के गुलाम बन चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तो भूटान चला गया, मनमोहन सिंह तो 26/11 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू दे रहे थे। पहली बात तो दिल्ली में हुआ धमाका कोई 26/11 के बराबर नहीं था। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो मोदी सऊदी वाले पूरे विजिट को कैंसिल करके भारत आ गए थे। दूसरी बात, मनमोहन सिंह के काल में इतने धमाके होते थे, इतने धमाके होते थे कि अगर धमाके के इंटरव्यू वो देने लगते ना और वो इंटरव्यू खत्म होता तब तक दूसरी जगह धमाका हो जाता था। और बात रही देश छोड़कर जाने की, तो 26/11 के बाद राहुल गांधी थे जो लंदन छुट्टियां मनाने गए थे। कांग्रेस और बीजेपी का कंपैरिजन मत करो, कम से कम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन तो करो ही मत। कांग्रेस के समय नेशनल सिक्योरिटी 0 थी 0। और आप मोदी को हटाकर किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? राहुल गांधी को। आर यू कॉमेडी मी? जिनसे हम लॉजिक की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे हम नेशनल सिक्योरिटी की उम्मीद करें कैसे? आपने अपना फोन चालू किया, आपने रील देखी और अपने दोस्त को आपने रील भेजी, उसका पैसा सीधा जियो
और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। अंबानी भी लाइक ये भी मेरी गलती, ये भी मेरी गलती है। एक समय था जब दिल्ली में बम फटना बहुत आम था, और आज दिल्ली में बम फटना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत में ऐसे हमले हुए नहीं है। और इस बार भी जो हुआ है तो बाहर से आदमी अगर हमला नहीं करके गया है, भारत का कोई गद्दार थे, उन्होंने हमले किए हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की नेशनल सिक्योरिटी बहुत भयंकर तरीके से सुधरी है। और पिछले 10 सालों में आपने इस देश में बम ब्लास्ट की खबरें भी नहीं सुनी होगी। खैर, दिल्ली में हुआ ब्लास्ट भी नहीं होना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के नागरिक की सुरक्षा करे। भाजपा की सरकार है तो सवाल तो उनसे भी बनते हैं, लेकिन मैं बस आपको बीजेपी और कांग्रेस का कंपैरिजन दे रहा हूँ कि आप चाहते हैं ना मोदी रिजाइन कर दे, तो फिर आएंगे ना राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग, उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो कितने बम फूटते थे उस टाइम। ये बातें बताई नहीं जाती। और कुछ लोग कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर बेकार है, होम मिनिस्टर अमित शाह मस्ट रिजाइन। बिल्कुल, अमित शाह को तो रिजाइन करना ही चाहिए। इतना वीक होम मिनिस्टर भारत में कैसे रह सकता है, जो आर्टिकल 370 को हटा देता है कश्मीर से, जो भारत से नक्सलवाद को उखाड़कर फेंक देता है, जो देश में बम ब्लास्ट रुकवा देता है। तो क्योंकि एक ब्लास्ट देश के अंदर बैठे लोगों ने प्लान करके कर दिया, तो फिर तो अमित शाह का रिजाइन बनता है, क्योंकि देश में ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ मोदी को भी रिजाइन कर देना चाहिए, फिर कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा और कांग्रेस का ही गृह मंत्री होगा। फिर ब्लास्ट होने इतने कॉमन हो जाएंगे कि देश के लिए बड़ी बात रहेगी नहीं। देखो, मिल गया ना सोल्यूशन। मस्त प्लान है। और मैं तो कांग्रेस की विचारधारा से बहुत परेशान हूँ। कोई भारत पर हमला हो जाए तो मोदी की 56 इंच की छाती कहाँ है? मोदी जवाब दे दे, ऑपरेशन सिंदूर कर दे, तो ऑपरेशन सिंदूर तो इलेक्शन जीतने के लिए किया है। पाकिस्तान पर हमला रोक दे, हाँ, नरेंद्र सरेंडर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दरअसल कांग्रेस का हाल उस फटे हुए ढोल की तरह है जो इतना बजा है कि अब किसी काम का रहा नहीं है, इसलिए जो मन में आता है बोलता ही रहता है। कम ऑन मैन। मैं तो हमारी इंटेलिजेंस का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वक्त रहते हुए 2900 kg RDX पकड़ लिया, वरना कितने बड़े बम ब्लास्ट होते हैं मैं अंदाजा भी नहीं है। उस महाप्रसाद में कितने लोग मरते, इसमें राइसिन नाम का जहर मिलाकर बड़ी संख्या में लोगों को मारने की प्लानिंग थी। और इस पूरे हादसे के पीछे जो गुनहगार है उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व है, ऑपरेशन सिंदूर तो कंटिन्यू ही है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।